नमस्कार, आप देख रहे हैं एब्स24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के अपडेट खबरों के बुलेटिन न्यूज राउंड अप में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते 11 महीनों तक बंद रहने के बाद छत्तीसगढ़ के स्कूल दोबारा खुले तो सही, लेकिन खुलते ही नई चिंताएं भी सामने आ गई। राजनांदगांव, अंबिकापुर और सूरजपुर में स्कूल के टीचर, कर्मचारी और छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एक बड़ी चिंता खड़ी हो गई है कि स्कूल खुला रहने दिया जाए या फिर से बंद कर दिया जाए। ताजा हालात को लेकर विपक्ष ने जहां राज्य सरकार की अधूरी तैयारी को लेकर हमला बोला है, तो वहीं सरकार इसे छात्र हित में लिया गया फैसला बता रही। कोरोना काल में खुले स्कूल खुलते ही बढ़े कोरोना के मामले, फैसले पर उठे सवाल, क्या फिर बंद होंगे स्कूल? छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलते ही कोरोना के नए मामलों ने हाहाकार मचा दिया है। एक के बाद एक कई शहरों में स्कूल में बच्चे, शिक्षक और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसे लेकर हड़कंप मचा है। राजनांदगांव जिले के एक निजी स्कूल में 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूरजपुर जिले के मिडिल स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पीड़ित मिले। वहीं अंबिकापुर सैनिक स्कूल में एक साथ 8 अधिकारी और शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिस तरह प्रदेश के स्कूल खुलने के बाद संक्रमण के केस बढ़ते दिख रहे हैं, इसे लेकर डॉक्टर अब कहीं अधिक सतर्कता की बात कहते हैं। जो वहाँ का स्टाफ है, कर्मचारी हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ अन्य कर्मचारी हैं, उनको पॉजिटिव निकले हैं। टोटल अभी तक 8 लोगों को पॉजिटिव निकला। कोरोना संक्रमण के बीच स्कूल खोले जाने और स्कूलों में कोरोना फैलने के बाद सरकार के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। कोरोना महामारी के बीच स्कूल खोलने का फैसला क्या जल्दबाजी में लिया गया? कोरोना के खतरे से कैसे निपटेंगे स्कूल? संक्रमण बढ़ा तो क्या है बी प्लान? क्या हालात के आकलन में चूक गई सरकार? सवाल ये भी, अगर ऐसे ही केस मिले तो क्या फिर बंद होंगे स्कूल? जाहिर तौर पर ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें लेकर विपक्ष फिलहाल सरकार पर हमलावर है। बच्चों को एक को इन्फेक्शन हुआ तो समूह में बैठते हैं तो पूरा का पूरा क्लास और पूरा का पूरा समूह इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए छोटे बच्चों को स्कूल में और सावधानी रखना चाहिए और वक्त लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ आज बेहतर स्थिति में नहीं है, इस बात को भी सरकार को समझना चाहिए। उस पर नियंत्रण अगर होता है तो स्कूल खोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर में कोरोना नियंत्रित हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया, ये कहना भी बेईमानी है। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी गंदी है कि पिछले साल भर से बंद पड़े हैं स्कूल, 9 महीने 11 महीने से बंद पड़े हैं। तो साफ सफाई रंग रोगन करने के बाद ही स्कूल खोला जाना चाहिए था। बाहर दिन में कम से कम 2 बार उसका सैनिटाइजर होना चाहिए। हालांकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव विपक्ष के इन आरोपों को सही नहीं मानते। उनका तर्क है कि सतर्कता के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। कई राज्यों में इस प्रकार से हुआ फिर खोलें, लेकिन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका खासकर जो प्रैक्टिकल करते हैं और उनको बिना क्लास अटेंड किए प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं, ऑनलाइन तो प्रैक्टिकल होता नहीं। देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है और उनको स्कूलों में बंद करके या उन क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है तो निश्चित रूप से उसको तो बंद रखा ही जाएगा। नहीं भेजने में भी सरकार के ऊपर ये दबाव था कि आप पढ़ाई नहीं हो रही, भेजने में भी ये दबाव है कि संक्रमण फैल सकता है। तो इस बीच में बच्चों के पढ़ाई के हित को देखते हुए ये स्कूल खोले गए थे। एहतियात के अलावा इस परिस्थिति में भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। जाहिर राज्य सरकार ने कोरोना की तमाम गाइडलाइंस के साथ 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल आने का आदेश जारी किया। राजनांदगांव, अंबिकापुर, सूरजपुर के स्कूल में कोरोना के केस सामने आने के बाद IBC 24 टीम ने राजधानी रायपुर के अलग अलग स्कूलों का जायजा लिया। क्लासरूम में बच्चे तो दिखे, लेकिन सभी के चेहरे पर चिंता साफ साफ नजर आई। करीब साल भर के इंतजार के बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन स्कूल खुलने के बाद अब चूंकि संक्रमण के 1-2 केसेस आए हैं, लिहाजा ये जानना जरूरी हो गया है कि स्कूलों में किस तरह के प्रिकॉशन रखे जाएं। आप बताओ कि ये जो स्कूल खुलने के बाद जो संक्रमण वाली बातें आ रही हैं, क्या उसे सुनकर के डर लगता है कि स्कूल बंद हो जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए? स्कूल तो बंद होना नहीं चाहिए, बल्कि ना ये जो पालन है उसको रेगुलर रख के सैनिटाइजर देना, चेकिंग करना, 1 डिस्टेंस रहना, सोशल डिस्टेंस वो रहना चाहिए। बस स्कूल नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि अभी 10th के बोर्ड है, एग्जामिनेशन, उस कारण। आप कैसे बच्चों को संभाल रही है, कैसे निर्देश दे रही हैं और कोरोना प्रोटोकॉल्स का फॉलो हो ये कैसे इंश्योर कर रही हैं?
सर हम कोरोना को देखते हुए हम पूरे ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही बच्चे एंटर करते बच्चे, तो हमको पहले उनके सैनिटाइजर कर लेते हैं और ऑक्सीमीटर की सहायता से उनका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। यदि थोड़ा भी बच्चा यदि सर्दी खांसी हो, उनको एंट्री करने नहीं देते और बिना मास्क के भी बच्चों को हम एंट्री करने नहीं देते। हम अभी मौजूद हैं राजधानी के दाने स्कूल में और देखने आए हैं कि किस तरह से कोरोना के बाद जो स्कूल खुले उसमें प्रोटोकॉल्स का फॉलो किस तरह से किया जा रहा है और किस तरह से क्लासें अरेंज की जा रही है। तस्वीरों में देखिए एक बेहतर व्यवस्था ज़रूर दिख रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस फॉलो करते हुए और पर्याप्त इन्होंने स्पेस दी है टेबल के बीच में, जिसके चलते लग रहा है कि जो डिस्टेंस के साथ बच्चों को बिठाने का सिस्टम है वो बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। बच्चे भी समझते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चूक हो जाती है। श्योर करें कि ये चूक ना हो और जो सिलसिला 11 महीनों के बाद शुरू हुआ एक तरह से फिर से पढ़ाई शुरू करने का स्कूलों में, वो टूटे ना, इस बात की चिंता सभी करते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, सबको पता है। अब ये इन स्तंभों में समन्वय हटा तो इमारत के कमजोर होकर ढहने में देर नहीं लगेगी। मध्य प्रदेश में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका में टकराव नजर आ रहा है, तो चिंता की बात है। दरअसल प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर कमिश्नर को पत्र लिखकर नरसिंहपुर कलेक्टर की शिकायत की है। प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री का यह कहना कि जिले के कई अफसर अवैध रेत खनन में मिलीभगत कर इसे रोक पाने में नाकाम है, कई सवाल उठाता है। जाहिर है मंत्री का कमिश्नर को लिखा पत्र सामने आना और उसमें गंभीर आरोप लगाना, इससे विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी में पोकलेन मशीन एवं पनडुब्बी लगाकर रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर मेरे द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर को दिनांक 17 फरवरी 2021 को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, परंतु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये उस पत्र की चंद लाइनें हैं जो कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर कमिश्नर को लिखा। पत्र में कृषि मंत्री साफ लिखते हैं कि कलेक्टर को निर्देश देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। आगे बढ़ने से पहले इस पत्र की चंद लाइनें और देखिए। नर्मदा नदी में लगातार अवैध उत्खनन जारी है। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, अतः स्पष्ट है कि अवैध उत्खनन जिला प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। अतः अवैध उत्खनन को रोकने के लिए जिला नरसिंहपुर के जिम्मेदार अधिकारियों, खनिज अधिकारी, खनिज निरीक्षक, SDM एवं तहसीलदार और थाना प्रभारी के खिलाफ तत्काल अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। बीजेपी सरकार के सक्रिय मंत्रियों में से एक कमल पटेल के इस पत्र के बाद कई बड़े सवाल सामने हैं। क्या नेताओं पर नौकरशाही हावी हो गई है? क्या मौजूदा सरकार में अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि मंत्री को कलेक्टर की शिकायत का पत्र कमिश्नर को लिखना पड़ा? पूरे जिले की सरकारी मशीनरी की खनिज माफिया से मिलीभगत का आरोप मंत्री किस आधार पर लगा रहे हैं? क्या संबंधित विभाग के मंत्री से बात कर मामले को सुलझा नहीं सकते थे मंत्री कमल पटेल? आखिर मंत्री का कमिश्नर को भेजा गया पत्र लीक कैसे हुआ? सवाल कई हैं, लेकिन साफ साफ जवाब कोई नहीं दे रहा। वैसे मंत्रिमंडल में कमल पटेल के सहयोगी कहते हैं कि पूरी सरकार की मंशा अवैध उत्खनन रोकने को लेकर है। इनके मेरे पास वीडियो प्राप्त हुए वहाँ के सरपंच और पत्रकारों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो व्हाट्सएप किया, उसमें अवैध खनन और पनडुब्बी से रेत निकल रही पानी में से, पोकलैंड मशीनें चल रही पानी में से। मैंने तत्काल कल कलेक्टर नरसिंहपुर को व्हाट्सएप करके और सूचना की दी और आदेश दिया कि तत्काल छापा मारो और जब्त करो, लेकिन आज तक दोपहर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कमिश्नर जबलपुर को निर्देशित किया और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, वो मध्य प्रदेश में कहीं भी उसको ना संरक्षण दिया जाएगा, ना उसे काम करने दिया जाएगा। पहले से महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही कांग्रेस को कमल पटेल के इस पत्र से एक नई ऊर्जा मिल गई। सरकार पर सवाल उठाते हुए पार्टी कह रही है, मौजूदा सरकार में माफिया के लिए मंत्री और कलेक्टर में लड़ाई हो रही है।
हमारी विधायक सुनीता पटेल 7 दिन भूख हड़ताल पर बैठी थी, उपवास पर बैठी थी। सरकार ने ध्यान दिया क्या? बात करना उनसे गवारा नहीं किया। और उसके बाद जो है फिर उन्हीं अधिकारियों को हटाना पड़ा क्योंकि उन्होंने कांड कर दिए थे। और अभी जो है अब आपका खुद का कैबिनेट मंत्री उन्हीं लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। वही थानेदार, वही भ्रष्ट प्रशासन, वही लूटखोरी करने वाले लोग। तब भी आप देखते हैं इस पर क्या एक्शन करते हैं। वैसे अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री हर कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को बार बार चेताते हैं कि अवैध खनन रुकना चाहिए। आखिर में एक और खबर जो ग्वालियर से, जहां एमपी सेल्स कॉर्पोरेशन नाम की निजी कंपनी ने कलेक्टर को पत्र लिखा कि अवैध रेत खनन के कारण वो ठेका नहीं चला सकती, इसीलिए जमा राशि को वापस किया जाए। ग्वालियर में नासिर गौरी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। जांजगीर में उद्योग और वाणिज्य विभाग ने जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल हुए। साथ ही उद्योग मंत्री कवासी लखमा और पंचायत मंत्री TS सिंहदेव ने भी कार्यक्रम में शिरकत किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तहसील और विकासखंड स्तर पर उद्योग लगाने की दिशा में प्रयास कर रही है, जिससे रोजगार बढ़े। इसके लिए जांजगीर चांपा जिले में 60% छूट और सरगुजा बस्तर में 100% छूट दी जाएगी। साथ ही उद्योग लगाने के लिए रियायत दरों पर भी जमीन दी जाएगी। TS उद्योग और रोजगार लोगों दोनों के साथ बढ़ने की बात की, जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सुझाव दिया कि बड़े उद्योगों के साथ ही लघु उद्योगों को भी आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाए। यहाँ के उद्योग विभाग का संबंध आम जनता के साथ नहीं है। जब तक अधिकारियों का संबंध आम जनता के साथ बेहतर ना हो, नहीं कर पाएंगे। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद 2020 में जो नीति बनाए, हम लोग पूरे देश में, तेलंगाना, महाराष्ट्र में सब जगह घूमकर हिंदुस्तान में पहला नीति बनाए। यहाँ के उद्योग लगे, यहाँ के लोगों को फूड प्रोसेसिंग को लाभ मिले, रोजगार मिले, पलायन मत हो। ये सरकार, हमारे जो सरकार है, उनको पालन कर रहा है। हम और उद्योग खोल के अर्थव्यवस्था को रोजगार के अवसरों के साथ परिवारों को आगे ले जाने का संकल्प या दृश्य जो हमारे सबके मन में रहता है। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकायों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। भिलाई नगर निगम को छोड़कर बाकी निकायों में वार्डों का आरक्षण हो चुका है। वहीं रिसाली नगर निगम पर इस बार भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का ध्यान टिका हुआ है। पहली बार निगम बनने के कारण कांग्रेस और भाजपा के नेता इस पर अपना कब्जा चाहते हैं। दुर्ग जिले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का विधानसभा क्षेत्र होने की वजह से उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज सेक्टर 9 स्थित निवास रिसाली नगर निगम क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और कांग्रेस नेताओं की बैठक लेकर उन्हें रिसाली निगम में जीत दिलाने के लिए जुट जाने की अपील की। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच चल रहे मतभेद को दूर करने के लिए कहा है। जनरल चर्चा जो संगठन का या अपने क्षेत्र में करते हैं, वही बात की है कि सबको मिलजुल कर काम करना है, बढ़िया काम करना है, ताकि बहुत माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बड़ी सहजता से हमको उन्हें निगम दे दिया है। तो पहला चुनाव है तो अधिक से अधिक पार्षद और महापौर अपने बना लें, ताकि रिसाली की जनता की जो आवश्यकता है उसके अनुसार हम लोग काम कर सकें। एक और प्रदेश में शराबबंदी और नशाबंदी को राजनीतिक माहौल गर्म है, तो वहीं दूसरी ओर भोपाल नगर निगम के एक फरमान ने मामले में आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल नगर निगम ने शहर के सभी 19 जोन में सिर्फ शराब की दुकानों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर जारी किया है। मामले में बढ़ते बवाल को देखकर नगर निगम के अधिकारियों ने पल्ला झाड़ दिया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि यही बीजेपी सरकार का दोहरा चरित्र है। उन्होंने कहा कि मामले को सड़क से लेकर विधानसभा में भी उठाया जाएगा। वहीं भाजपा नेता ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये प्रकरण आपने मेरे संज्ञान में भी लाया है। मैं आयुक्त नगर निगम भोपाल से चर्चा करने के उपरांत इसमें कोई टिप्पणी दे पाऊंगा। एक मंत्री कहता है कि साहब जो है गांव-गांव दारू बांटो, दूसरा मंत्री कहता है कि घर घर भेजो, इसको ऑनलाइन से भेजो।
तीसरी जो है साध्वी जी कहती हैं कि साहब जो है पूरी तरह से बंदिश कर दो। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी हमने कुछ तय नहीं किया और नगर निगम ने टेंडर भी निकाल दिए। ये तमाशा मध्य प्रदेश सरकार की असली हकीकत बयान करता है। देखिए, नगरीय निकाय संचालनालय के जो नियम है सिविल वर्ग के, वो आज कोई तय नहीं हुए, ये पहले से नियम तय है। यहाँ तो पुरुषों की शराब पीने का हिंदुस्तान में आम समाज में विरोध होता है। कांग्रेस तो कह रही थी हम महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खोलेंगे। तो कम से कम शराब के बारे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को बात नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बाल मृत्यु दर रोकने के लिए कई जिलों को चिन्हित किया गया है। ऐसे जिलों में उमरिया, शहडोल, दतिया समेत 6 जिलों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। अब इन 6 जिलों में करीब 180 सेंटर बनाए जाएंगे, जहां सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए जाएंगे, जो बच्चे के जन्म के पहले मिनट पर पूरी निगरानी रखेंगे। इस संबंध में ग्वालियर में मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल की उपस्थिति में एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर गोयल ने बताया कि बच्चे के जन्म के समय उसके पहले 1 मिनट को गोल्डन मिनट के रूप में जाना जाता है और उस समय बच्चे की धड़कन, उसकी सांस लेने की प्रक्रिया और उसके रोने के समय को भी काउंट किया जाता है। अगर इस 1 मिनट में आकलन में जरा सी भी चूक होती तो उसका असर बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। ग्वालियर में 20 और 21 फरवरी को IPI की 2 दिवसीय कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इन्हीं सब मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। हमारी बच्चे पैदा होने पे हम डिलीवरी पॉइंट्स में हम बच्चों को अगर सांस में मुश्किल आती है पैदा होने के बाद, डिफ़िकल्ट डिलीवरी है, तो उसमें जो बच्चे की सांस में मुश्किल आ सकती है उसका प्रभाव देख कर रखना, उसका इलाज करना, उसकी ट्रेनिंग हम ANM, नर्सेज और डॉक्टर्स को देंगे। पीएम मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता देश की बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड की भी व्यवस्था की गई है। हाल ही में सरकार ने देश और दुनिया के लाखों जर्नल की फ्री एक्सेस अपने स्कॉलर को देने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों की याद में साइकिल रैली रवाना की। इस मौके पर शाह ने कहा कि सुभाष को देश की जनता उतना ही अभी भी प्यार और याद करती है जितना वो जीवित थे तब और संघर्ष करते थे तब। बहुत प्रयास हुआ है कि उन्हें भुला दिया जाए, कोई कितना भी प्रयास करे, पीढ़ियों तक उनकी याद रहने वाली। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी का नया नाम बन गया है भयंकर जन लूट पार्टी। उन्होंने कहा कि 1 मई 2019 से आज तक पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 15 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। मई 2019 से लेकर आज तक 200 बार के लगभग पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने खेती किसानी के संदर्भ में किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है। किसान को एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी और इसके लिए किसान तैयार है। अगर फसल ज्यादा मजदूर लगाकर काटनी पड़ेगी तो भी कटेगी। फसल की वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होगा। भारत में अब तक कोरोना वायरस की 1 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है। भारत को 1 करोड़ वैक्सीनेशन करने में 34 दिनों का समय लगा। इतनी तेजी से 1 करोड़ वैक्सीनेशन करने वाला भारत दूसरा देश है। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। कोरोना संक्रमण के साए में आज इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें 2017-18 और 2018-19 के छात्रों को सम्मानित किया गया। इस बार 194 गोल्ड, 22 सिल्वर मेडल और 126 को PhD की डिग्री दी गई। समारोह में इसरो के पूर्व चेयरमैन AS किरण कुमार और कुलाधिपति राज्यपाल आनंदी पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में 1100 लोगों की क्षमता के मुकाबले 550 लोगों के लिए ही बैठक व्यवस्था रखी गई। कोरोना गाइडलाइन के चलते कम लोगों को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को भी कुछ नया पढ़ाना होगा ताकि स्टूडेंट्स को कुछ नया पढ़ सके। राज्यपाल ने अपनी पढ़ाई के दिनों से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। वहीं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 2021 की नई शिक्षा नीति इस सत्र से लागू की जाएगी।
ये ज़्यादा गौरव की बात है कि यशस्वी मुख्यमंत्री ने पिछले समय हमको इस बात की स्वीकृति दी थी और इसी कारण से हमने 2021 की नई शिक्षा नीति इसी सत्र से लागू करने का निर्णय किया है। बहुत जल्दी उसके परिणाम भी हमको दिखाई देंगे। 2030 तक हमारे भारत के युवा 50% ग्रेजुएट हो, MA हो, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करें, हायर एजुकेशन प्राप्त करें। लेकिन हमें ये पहले सोचना पड़ेगा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे 100% पहली कक्षा में दाखिल हो गए, तब धीरे धीरे जाकर 50% तक हम पहुंचेंगे। रायगढ़ नगर निगम के 48 पार्षदों में से 23 पार्षदों ने अब तक पार्षद निधि से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, जबकि 7 एल्डरमैन्स के खाते में भी पूरा पैसा पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पार्षद और एल्डरमैन को सालाना 4 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए आवंटित होते हैं। निगम में पार्षद निधि में कुल जमा राशि 1 करोड़ से भी अधिक की है। आवंटित राशि खर्च नहीं करने वाले नेताओं में निगम के नेता प्रतिपक्ष, सभापति, पूर्व सभापति सहित कई पार्षदों के नाम शामिल हैं। इसमें पहले विपक्ष ने कोरोना काल में राशि न होने से विकास कार्य प्रभावित होने का आरोप लगाया था। निगम मद से और शासकीय योजना से निरंतर यदि कार्य होते रहते हैं तो पार्षद मत को आवश्यक रूप से अंतिम समय तक रखना चाहिए। जो मैं स्वयं भी यदि पार्षद निधि का उपयोग नहीं किया हूं तो एक आवश्यक और आकस्मिक कार्यों के लिए उसको सुरक्षित रखूं। एक बड़े विकास कार्य के लिए वो राशि हम लोग ने बचा के रखी है ताकि 1-2 साल की राशि इकट्ठा होने के बाद अपने वार्ड के विकास के लिए वो खर्च कर सकें। पार्षद निधि का उपयोग हम जो है एक बड़ी योजना में करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा वार्ड है हमारा, तो इस वार्ड में हम चाह रहे हैं कि अपना सीसी कैमरा पूरे वार्ड में लगाया जाए। ग्वालियर से मुंबई और पुणे के लिए विमान सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है और इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने दी है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट विस्तार के लिए 50 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई है। शहर को मिली इस सौगात को लेकर नेताओं में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, यानी कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और लोकसभा सांसद विवेक शेजवलकर आमने सामने आ चुके हैं। गुरुवार को सिंधिया समर्थकों ने इंटरनेट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के स्वीकृति संबंधी पत्र को वायरल किया, तो सांसद विवेक शेजवलकर के समर्थक कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी शेजवलकर के सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 में हरदीप पुरी को लिखे पत्र को वायरल कर दिया। इसी बीच राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट ने सियासत को और गरमा दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उन्हीं के अनुरोध पर हरदीप पुरी ने स्वीकृति दी है। नहीं, कोई वार नहीं हुआ। मैंने बहुत पहले उसके लिए आग्रह उनसे किया था, बाद में सिंधिया जी ने भी आग्रह किया हुआ है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। और वो सुविधा अगर मिल रही है हमको तो बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ उसका। हास्यास्पद है कि जो क्रेडिट लेने का दौर चल रहा है, सिंधिया जी अपनी चिट्ठी वायरल करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, विवेक शेजवलकर जी उनसे पहले की तारीख की चिट्ठी वायरल कर देते हैं। तो ये अंतर्द्वंद जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता और आयातित कार्यकर्ता के बीच में है, ये साफ नजर आ रहा है। इससे क्षेत्र का विकास भी प्रभावित हो रहा है। स्वच्छता में नंबर 1 रहने की पहचान बन चुका इंदौर शहर अब ट्रैफिक व्यवस्था में भी नंबर 1 आने का प्लान बना रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक विभाग संयुक्त योजना बनाकर उस पर अमल करेंगे। दरअसल शहर में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, साथ ही वे स्पॉट जहां पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उन्हें चिन्हित कर ट्रैफिक विभाग साल भर काम करेगा और इन एरिया पर ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि एक्सीडेंट में होने वाली मौत के आंकड़ों पर रोक लगाई जा सके। हाल ही में इंदौर शहर में ट्रैफिक मंथ बनाकर जागरूकता मनाने का भी प्रयास किया गया। एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं, उसके बारे में ज़रूर हम कहेंगे कि जितनी भी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, PWD, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनकी हेल्प से जहाँ जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं इसको सबको पहले काफ़ी स्पॉट्स कम कर दिए गए हैं और इसको निरंतर देखना चाहिए और इसको पूरे साल भर चलते ध्यान रखना चाहिए। जहाँ भी इस तरह की स्थिति हो रही है वहाँ इमीडिएटली उसको रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। मां नर्मदा जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश में जगह जगह पूजा अर्चना का दौर जारी है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमरकंटक की है, जहां नर्मदा महोत्सव के दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ मां नर्मदा की आराधना की। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी महोत्सव में शामिल हुई। मंदिर परिसर में आयोजित सत्संग में जाकर कथा सुनी। वहीं दूसरी तस्वीर होशंगाबाद की है, जहाँ मां नर्मदा की विशेष पूजा अर्चना कर अभिषेक किया गया। नर्मदा पुराण अनुसार मां नर्मदा का उद्गम दोपहर 12 बजे हुआ था, जिस
परंपरा का निर्वहन करते हुए ठीक 12 बजे मां नर्मदा की महाआरती की गई। इस अवसर पर सेठानी घाट के साथ अन्य घाटों की सजावट भी की गई। तीसरी तस्वीर जबलपुर के ग्वारी घाट की है, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। भक्तों ने नाच गाकर मां नर्मदा का श्रृंगार किया और चुनरी चढ़ाई। चौथी तस्वीर मंडला की है, जहां मां नर्मदा जयंती पर दर्शन के लिए आसपास के जिलों के और राज्यों से भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मां नर्मदा पूजन की 5वीं तस्वीर खरगोन की है, जहां महेश्वर, मंडलेश्वर, बड़वा सहित कसरावद में भी श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ जयंती मनाई। इस दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए नर्मदा घाट पर पुलिसकर्मियों के साथ साथ तैराकों और होमगार्डों के जवानों को तैनात किया गया। छठी तस्वीर देवास की है, जहां नर्मदा जयंती उत्सव में लाखों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा दर्शन और पूजन किया। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने खास प्रबंध किए थे। नेशनल हाईवे पर आ रहे भारी वाहनों को रोका गया ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश में अगर समृद्धि है तो नर्मदा मैया की कृपा से है। उनका पवित्र जल न केवल हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि हमारे खेतों में सिंचाई करती है। न्यूज राउंड अप में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।